हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, प्रीलिम्स 2021 में जो भी स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। ये गिफ्ट जो है वो टोटली फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बट इसके लिए आपको ये करना है कि आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी, राइट। आपको जो ये सीरीज मैं ये चला रहा हूँ तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट। ऐसे करके ये आपको जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स जो है इसके मिलेंगे। अभी इनिशियल डेज पर हो सकता है कि अपन जो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी रेगुलर बेसिस पर ना रखें, बट बाद में आकर ये रेगुलर हो जाएंगे, राइट। और मैं इसमें कमिटमेंट करता हूं कि अराउंड 1000 टॉपिक्स इसमें आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो मैं कवर कराऊंगा। 1000 टॉपिक्स मिनिमम इसमें आपके कवर होंगे बिफोर प्रीलिम्स 2021। तो मैं यूपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं जो 10 अक्टूबर को है आपका। और आप अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है, आपके लिए भी ये फायदेमंद है स्टेट सिविल सर्विसेज वालों के लिए, क्योंकि इसमें जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप इसमें जो है वो बने रह सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने को सीखने को मिलेगी, बट आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और जो भी चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी के आर्टिकल 368 की बात करें। डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं टॉपिक से। तो आर्टिकल 368 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है वो किससे रिलेटेड है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 किस पार्ट में आता है, ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो पार्ट 20 आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। गॉट इट। इसके अलावा ये एक सिंपल सी चीज है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368। फिर इमरजेंसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कि मतलब नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी किस किस आर्टिकल के अंदर आती है। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 352 हम लोग को देखने को मिलता है। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल, राइट, आर्टिकल 352, राइट, नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके लिए आर्टिकल हम लोग को 356 देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 360 आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली कई बार ऐसे आर्टिकल जो है वो पूछ लिए जाते हैं, राइट। आर्टिकल 360 जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है क्या करने के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी को अनाउंस करने के लिए, राइट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को। इवन ये वाली डिक्लेरेशन भी जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, राइट। तो ये वाली चीज आपको पता होगी। अब कई बार आर्टिकल 370 अभी के समय पर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आपको ध्यान में रखना है कि ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया करता था। जेएनके को, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया करता था, राइट। आपको पता होगा ना कि अभी कुछ समय पहले स्पेशल स्टेटस जो है 2019 में हट गया है जम्मू एंड कश्मीर से। और पहले के समय पे स्पेशल स्टेटस के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर को क्या चीज प्रोवाइड की जाती थी? एक तो शायद आपको याद होगा उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। वहां पर एक जैसे कि रणबीर कोड चला करता था। हमारे यहाँ पर ये कोड चलता है ना, क्या बोलते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, राइट। तो वहां पर रणबीर कोड जो है वो चला करता था, राइट। उनके लिए एक अलग जो है वो कोड हुआ करता था, कोड, राइट। जैसे कि हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, वैसे ही, राइट। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में जैसे कि आप जो है यानी कि आउटसाइडर, जो लोग जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग नहीं करते, जो दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में जाकर रेसिडेंस नहीं ले सकते थे, परचेज कर सकते थे। तो ये वाला कुछ इशू थे, यानी कि उसके चलते हमें देखने को मिल रहा था कि स्पेशल स्टेटस इसको दिया हुआ था। बट आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल स्टेटस टेम्पररी तौर पर स्टार्टिंग में कहा गया था कि टेम्पररी तौर पर इसे स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, बट 2019 में जाकर इसे अब रद्द कर दिया। तो आर्टिकल 370 जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर का, वो रद्द हो गया। तो क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड इसको ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा था। अब किस दिन रद्द हुआ? तो स्टेट सिविल सर्विसेज वाले, स्टेट पीएससी वाले आपसे वो दिन भी पूछ सकते हैं। तो वो दिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 31 अक्टूबर 2019। और ईयर ध्यान में रखना है कि किस ईयर पर ये शुरू हुआ था। तो 1954 में इसको स्पेशल स्टेटस जेएनके को प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? तो ये चीज ध्यान में रखना आप इसके बारे में। इसके अलावा राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस आर्टिकल के अंदर आती है ये? तो आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर आती है। किस पार्ट के अंदर है? तो पार्ट 3, हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट। और पार्ट जब भी लिखो इस प्रकार से रोमन में लिखना है आपको, राइट। तो पार्ट 3 के अंदर ये राइट टू प्रिवेसी हम लोग को देखने को मिलता है। पार्ट 3 की थोड़ी सी चर्चा कर लें तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक पार्ट 3 में हम लोग को देखने को मिलता है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 जो है वो पार्ट 3 के अंदर हमें देखने को मिलता है, 12 to 35। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि किसी की भी लाइफ जो है वो नहीं छीनी जाएगी
बट अगर लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कि मेंशन्ड है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो है वो गुनाह किया है और उसको फांसी की सजा होगी, तो सिर्फ जो भी प्रोसीजर लॉ में लिखे हैं, कानून में लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सामने वाले की लाइफ जो है उसको डिप्राइव किया जाएगा, मतलब कि लाइफ छीनी जा सकती है। तो राइट, तो ये आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है, राइट। और एक और चीज ध्यान में रखना, जब भी इमरजेंसी लगती है तो उस समय आर्टिकल 21 रद्द नहीं होता है, सस्पेंड नहीं होता है, राइट। और आर्टिकल 21 जो है, या फिर इन जनरल हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट जो है वो किस कंट्री से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स है, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, यूएसए के अंदर बिल ऑफ राइट्स हम लोग को देखने को मिलता है, तो उससे जो है ये फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। और जैसे कि पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 4 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है, तो ये 36 to 51 आर्टिकल में हम लोग को पार्ट 4 देखने को मिलता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है, याद रखना 36 to 51 डीपीएसपी से डील करता है, राइट। और पार्ट 1 से रिलेटेड अगर पूछ लिया जाए ये किससे रिलेटेड है, तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो इंडिया की टेरिटरी और इंडियन यूनियन के बारे में बताया हुआ है पार्ट 1 के अंदर। और पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 2, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि अभी कुछ समय पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लोग को देखने को मिल चुकी है 2019 की, राइट। इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे दिल्ली वगैरह में, आपको शायद याद हो तो, राइट। तो इससे रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में हम लोग को ये पार्ट 2 देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 12 to 35 पार्ट 3 और पार्ट 4 की बात करी 36 to 51, तो ये आपको कुछ पार्ट पता होना चाहिए। 1 2 3 4 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज हमने देखी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 368 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट में आता है, पार्ट 20 में आता है, जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो आपको इनमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो जो अमेंडमेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो हमें देखने को मिलते हैं 3 प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, 3 प्रकार से, ठीक है। तो एक होता है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। अब सिंपल मेजोरिटी के अंदर हाउस के अंदर जो मेंबर जो है जो प्रेजेंट है, राइट, और वो वोट डालते हैं, राइट। जो हाउस में मेंबर प्रेजेंट है और जो वोट डाल रहे हैं, और 50% से ज्यादा मेंबर्स की अगर हामी हो गई तो वो डिसीजन लिया जाएगा, अगर नहीं हुई तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, राइट, अमेंड करने का। तो ये तो हो गया एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। अब सिंपल मेजोरिटी जो होती है पार्लियामेंट की, उसमें क्या क्या चीज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि उसके थ्रू जो अमेंडमेंट होता है, तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे प्रीलिम्स में बताऊं क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि आप बताओ कि इन फलाना ऑप्शन में से दे दिया जाएगा कि ये ए, बी, सी और डी, इनमें से बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से जो है वो अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत। तो पहले में लिख दिया जाएगा सिंपल मेजोरिटी, दूसरे में लिख दिया जाएगा, मैं भी आपको बताऊंगा सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या चीज आती है, बट आप एक बार आइडिया ले लो। दूसरे में आपको लिख दिया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, राइट। तीसरे में जो है वो आपको लिख दिया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी विथ सपोर्ट ऑफ या फिर विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ 50% स्टेट्स, मतलब कि हमारे 50% राज्य जो है, टोटल जितने स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं, उसके 50% से ज्यादा राज्य जो है अगर रेक्टिफाई करते हैं, राइट, उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, यानी कि वो अप्रूवल देते हैं, तो फिर ये तीसरा वाला पार्ट जो है वो अमेंड होगा। तो 3 प्रकार से हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, 3 टाइप्स के, राइट। तो ये वाला चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना सबसे पहले पॉइंट में। तो आपको देखो दूसरे में लिख दिया जाएगा पहले में सिंपल मेजोरिटी, दूसरे में स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरे में यही वाली चीज लिख दी जाएगी कि स्पेशल मेजोरिटी विथ अप्रूवल ऑफ या रेक्टिफिकेशन ऑफ 50% स्टेट्स, एटलीस्ट 50% स्टेट्स, राइट, कि 50% स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन की अप्रूवल की आवश्यकता होगी। चौथे में ऑल द अबव लिख दिया जाएगा, तो ऑल द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर लोग इसमें स्पेशल मेजोरिटी मार्क करके आ जाएंगे, या स्पेशल मेजोरिटी विथ 50% स्टेट्स रेक्टिफिकेशन या अप्रूवल, ये मार्क करके आ जाएंगे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये तीनों चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब समझो कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसमें सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई नई स्टेट जो है वो बनानी है, राइट, नई स्टेट बनानी है, या किसी स्टेट के एरिया को जो है वो ऑल्टर करना है, कम करना है या ज्यादा करना है, राइट, तो ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा जैसे कि नाम किसी स्टेट का नाम वगैरह जो है वो चेंज करना है, तो इसमें पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है ये कर सकती है, हमें देखने को मिलता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। और दूसरी चीज सिंपल मेजोरिटी के अंदर ही आती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या एबॉलिश करना, हटाना,
आपको पता होगा स्टेट के अंदर, जिन भी स्टेट के अंदर बाई कैमरल हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि जिन स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही हम लोग को देखने को मिलती है, और वो स्टेट चाह रहा है कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को गिव अप करें, तो उसे बस बताना पड़ता है पार्लियामेंट को, और फिर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये चीज कर देती है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे कि गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, स्पीकर हो गए, जजेस हो गए, तो उनकी सैलरी वगैरह को लेकर भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है, राइट। और पार्लियामेंट के अंदर कोरम आप समझ रहे हो, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम सिंपल मेजोरिटी की बात करना है। तो पार्लियामेंट के अंदर हम लोग को कोरम जो देखने को मिलता है, कोरम क्या होता है पता है ना आप लोग को, कि 1/10 कि पार्लियामेंट के किसी भी सेशन के अंदर, किसी भी सेशन, जैसे कि आपको पता है कि कौन से सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, और हम लोग को विंटर सेशन देखने को मिलता है। तो कहा गया 1/10 मतलब कि 10%। पार्लियामेंट के अंदर जब तक हाउस में, मतलब कि हाउस में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें 10% जब मेंबर शामिल होंगे, आएंगे कम से कम, यानी कि मिनिमम 10% जब मेंबर आएंगे, तभी वो हाउस जो है वो मतलब अपनी ड्यूटी कंडक्ट करेगा, मतलब हाउस का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होगा, मतलब कि तब बैठक जो है वो होगी हाउस की, राइट। और अगर 10% भी लोग हाउस में नहीं आए, यानी कि एमपी एमएलए जो है वो 10% भी नहीं आए, यानी कि ये कोरम जो है वो फुलफिल नहीं हुआ हाउस का, तो फिर वो हाउस जो होगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट डेट जो है वो सिटिंग की कब होने वाली है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, एडजन कर दिया जाएगा हाउस को, एडजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये बात यहां तक क्लियर है। इसके अलावा पार्लियामेंट के रूल्स प्रोसीजर जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही हम लोग को देखने को मिलता है कि अमेंड किए जा सकते हैं, राइट। पार्लियामेंट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करना, तो इसको लेकर भी अमेंडमेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, तो ये भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन समझते हो, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह जो होती हैं, राइट, तो उसको कम करना या ज्यादा करना, राइट, तो वो हम लोग को देखने को मिलता है, वो डीलिमिटेशन के अंदर आ जाता है, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को कम करना या ज्यादा करना। और हमारा जो डीलिमिटेशन जो भी है वो 2026 के बाद जो है वो होगा, यानी कि 2031 के सेंसस में हम लोग को नया डीलिमिटेशन होने वाला है, 2026 तक लॉक इन कर दिया गया। तो ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि 2026 तक कोई भी डीलिमिटेशन नहीं होगा, 2031 पे होगा, क्योंकि कहा गया था जब इसको वो किया गया था, बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था कि अब नेक्स्ट डीलिमिटेशन कब होगा, तो 2026 के बाद जो है वो डाला गया था डेट। तो 2026 के बाद आता है सेंसस जो कंडक्ट होगा वो 2031 में होगा, और 2031 में हम लोग को नई वो देखने को मिलेगी, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और पांचवा शेड्यूल और छठा शेड्यूल, पांचवें शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का भी जो अमेंडमेंट होगा वो भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। क्लियर है यहां तक बात है। अब ये बात कर ली हमने सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अब बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी कि स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे, मतलब क्या क्या चीजों में अमेंड कर सकते हो। तो जब फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। स्पेशल मेजोरिटी में किन चीजों की जरूरत होती है गाइस, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब साफ साफ सिंपल मतलब ये है कि जैसा भी हमने पहले क्या बात करी थी, 50% वोट्स की आवश्यकता होगी अगर किसी भी पर्टिकुलर बिल को पास करना है या नहीं करना है, अमेंड करना है या नहीं करना है। तो सिंपल मेजोरिटी में हमने क्या देखा, 50% वोट्स की आवश्यकता है। यहाँ पर टू थर्ड मेंबर्स जो होने चाहिए वो वोट देने चाहिए, और टोटल स्ट्रेंथ के, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेंबर से ज्यादा, यानी कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उससे 2/3 मेंबर से ज्यादा जो है वो वोट देने चाहिए, राइट। उनका एग्रीमेंट होना चाहिए इस अमेंडमेंट को लेकर, तभी जो है ये अमेंड किया जाएगा। तो ये स्पेशल मेजोरिटी की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसमें जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए तो इनको अमेंड किया जाता है। डीपीएसपी को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जब हम तीसरी की बात करेंगे, राइट, तीसरा मतलब स्पेशल मेजोरिटी और 50% आधे स्टेट जो है उनके अप्रूवल की, रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों चीज जब एप्लीकेबल होती है तो इसमें जो पॉइंट्स अभी आएंगे जिसको मैं आपको बताऊंगा, और पहले हमने सिंपल मेजोरिटी के पॉइंट्स की चर्चा करी, तो सिंपल मेजोरिटी में पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स, इनको छोड़कर बाकी पूरी जितनी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही हमें देखने को मिलेगा कि अमेंड किया जाएगा। बात समझ वाली कि नहीं समझे, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हुआ हो सकता है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सिंपल मेजोरिटी में जितने पॉइंट्स हैं कि कैसे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा, तो वो आप रख लो, राइट। और दूसरा ये इसको रख लो, मतलब कि 50% जो स्टेट्स हैं उनके अप्रूवल की, रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। तो इन दोनों को आपने रख लिया, इन दोनों को इकट्ठा करके इनको छोड़ दो, और बाकी पूरी जितनी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सभी की सभी स्पेशल मेजोरिटी के तहत जो है वो अमेंड की जाती है। सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद 50% स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर अप्रूवल
कि स्टेट के अप्रूवल की आवश्यकता होगी या रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो स्पेशल मेजोरिटी के तहत आ जाती है। क्लियर है आपको यहाँ तक बात है स्पेशल मेजोरिटी की। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी और जिसमें इनकी आवश्यकता है, क्या बोलते हैं, अप्रूवल की आवश्यकता है, 50% स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तब इस केस में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी और 50% स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, मतलब अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अब जितनी भी चीज बताऊंगा स्टेट्स के अप्रूवल की आवश्यकता होगी 50% स्टेट्स की स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ, राइट। अब इसके अलावा यूनियन और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर को जब बढ़ाया जाता है तब हमें देखने को मिलता है कि ये वाला कंडीशन अप्लाई होती है। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वो होते हैं, अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कि उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, तब 50% स्टेट्स की आवश्यकता होती है। 7th शेड्यूल जिसके अंदर आप लोग को पता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मेंशन्ड है, राइट। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि इन 50% स्टेट्स की अप्रूवल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना। कभी कभी ये भी आ सकता है कि 7th शेड्यूल के अंदर क्या है, तो लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, कि ये वो एरियाज है जिन एरियाज पर, जैसे यूनियन लिस्ट में मौजूद जो सब्जेक्ट्स है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर मौजूद जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर ये दोनों जो है वो कानून बनाती है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, राइट, स्टेट्स के बीच में, स्टेट बोलती है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उस पर उसे कानून बनाना है, वैसे ही सेंटर भी कानून बना देती है, पार्लियामेंट भी कानून बना देती है। तो किसके कानून को की मान्यता होगी, कौन सा, यानी कि किसका कानून जो है वो ओवरराइड करेगा, तो पार्लियामेंट का कानून, मतलब ये माना जाएगा। डिस्प्यूट होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में उस केस में, राइट। तो ये भी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। और पार्लियामेंट, जैसे कि आर्टिकल 368 जिसके बारे में पूरी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो है वो अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, किन 3 पर्टिकुलर एरियाज के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया अभी, राइट, याद आ रहा है ना। तो अब ये वाला जो आर्टिकल है जो अमेंडमेंट की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, इसको इटसेल्फ अगर अमेंड करना है, यानी कि आर्टिकल 368 को भी अमेंड करना है, तो भी यही वाले प्रोविजन की आवश्यकता होगी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स रेक्टिफिकेशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, ये ईयर याद रखना थोड़ा सा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तब उस समय बताओ कि वाइस रॉय कौन था, क्योंकि वाइस रॉय से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कौन था वाइस रॉय? तो लॉर्ड डफरिन। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, लॉर्ड डफरिन, DUFFERIN, लॉर्ड डफरिन जो था ये था वाइस रॉय, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। और लॉर्ड डफरिन जो था इसका एक फेमस स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर। इसने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके अंदर हम लोग को माइनॉरिटीज देखने को मिल रही है, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट अ माइनॉरिटी ऑफ पब्लिक हुज नंबर आर स्मॉल, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे मतलब इंडिया के अंदर मेजोरिटी ग्रुप में नहीं आते हैं। तो ये वाली चीज जो है वो उसने लॉर्ड डफरिन ने जो है वो पॉइंट आउट करी थी INC को लेकर, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे कि अपन ने इस वाइस रॉय की बात करी, राइट, लॉर्ड डफरिन के बारे में, तो वैसे ही आपसे जो है वो क्वेश्चन दूसरे वाइस रॉय से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कर्जन, वाइस रॉय कर्जन काफी फेमस है, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। INC से रिलेटेड भी क्वेश्चन इन्हीं को लिंक करते हुए पूछे जा सकते हैं, राइट। कांग्रेस इज काउंटिंग द क्लॉक्स टुवर्ड्स इट्स डेथ, आप लिख सकते हो, कांग्रेस इज काउंटिंग द क्लॉक्स टुवर्ड्स इट्स डेथ, वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट विशेस वाइल लिविंग इन इंडिया इज दैट आई कैन हेल्प हर डाई पीसफुली, राइट। तो कांग्रेस को बोला था इसने कि कांग्रेस जो है वो अपने आखिरी चरण पर है, मरने वाली है, खत्म होने वाली है, और काश में इंडिया में होता, उसको खत्म करने में, उसको पीसफुली मारने में जो है वो मदद कर देता, राइट। तो ये वाइस रॉय कर्जन के शब्द थे, राइट, कांग्रेस को लेकर, राइट। अब बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं हम लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, राइट। तो कांग्रेस पीपल जो है वो पोस्ट के लिए हंगरी है, ये कांग्रेस के लोग जो हैं वो पोस्ट के लिए हंगरी हैं, राइट। तो ये चीज कही गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कभी कभी क्या होता है स्टेट PSC में आपके ऐसे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, राइट। कई बार UPSC भी ऐसे स्टेटमेंट कांग्रेस को लेकर पूछ लेती है, राइट। तो याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पोस्ट के लिए हंगरी है, राइट।
बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें, राइट, बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो इन्होंने कहा था इफ वी रन लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर वी विल नॉट गेट नथिंग, कि हम धीरे धीरे अगर ऐसा एक साल में, उन्होंने मूवमेंट्स को लेकर बोला था, हम अपनी आजादी के लिए धीरे धीरे करके इस प्रकार चलेंगे, यानी कि सिर्फ फ्रॉग की तरह उचकेंगे, राइट, एक कदम उचके और फिर वहीं पे ठप गए, राइट, ऊपर आए फिर नीचे बैठ गए, राइट, फ्रॉग की तरह, फ्रॉग ऐसे ही कूदता है ना, कूदता है, कूद कूद के जाता है, बोलते अगर हम हर साल एक कदम ऐसे बिल्कुल पीक पर जाएं और फिर एकदम नीचे गिर जाएं और कुछ ना करें तो फिर हम लोग जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो चीज हम लोग चाह रहे हैं, वी विल गेट नथिंग, राइट। अश्विन कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस कन्वेंशन को 3 days स्पेक्टिकल, 3 days स्पेक्टिकल, ये कांग्रेस के कन्वेंशन को कहा गया था। विपिन चंद्रपाल की बात करें गाइस तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉलिसिटेशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉलिसिटेशन, लोभी कहा गया था कि लोभी है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, सॉलिसिटेशन का मतलब लोभी होता है, लालची, लोभी, इस टाइप का वर्ड होता है ये, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए डिस्कस करेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में। अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो कब लाया गया था, तो 1909 आपको ध्यान में रखना है, 1909 में ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था। इसमें मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, ब्रिटेन पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो था वो इंडिया के अंदर वाइसरॉय हम लोग को देखने को मिला था। तो ये वाली चीज भी आप लोग को क्लियर रखनी है। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में बताइए क्या क्या फीचर्स थे, तो 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज के बारे में, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है वो इंक्रीज किया गया, राइट, और ये दोनों ही लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही जगह पर ये जो है वो इंक्रीज किए गए इसके साइज को, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखो। दूसरा पॉइंट, इसने पहली बार नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी जो है वो पहली बार इसने इंट्रोड्यूस करी, कहां पर, प्रोविंशियल लेवल पर, याद रखना सेंट्रल लेवल पर नहीं, सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहां पर ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी, बट नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इसने कर दी कहां पर, ये प्रोविंशियल लेवल पर। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड गाइस एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, हमारे फुल फ्लेज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं काफी सारे। हमारा जो डेली लेक्चर चलता है करंट अफेयर्स का, उसके लिए दूसरा चैनल है, तो उस करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के एंड में आप देख लीजिएगा हमारे काफी सारे जनरल स्टडीज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको जैसे हिस्ट्री की पूरी क्लासेस चाहिए प्रॉपर सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो पूरी फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप चाहें तो वो चीज़ जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9713282838 ये मेरा जो नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके कांटेक्ट कीजिएगा, आपके पास विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ हमने दो चीज़ देखी, दो फीचर इसके देखे, कुछ और फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि बजट के अंदर मेंबर्स को अलाउड नहीं था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकें, बट अब इसमें अलाउ कर दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। चौथी चीज की बात करें तो देखिए पहली बार फर्स्ट टाइम हम लोग को देखने को मिला कि इंडियंस जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी इनकी वाइसरॉय की, तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियंस को शामिल किया गया, राइट। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर, तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। पांचवें पॉइंट की अब हम लोग बात करें गाइस, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम जो है मुस्लिम्स के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया, राइट, और कॉन्सेप्ट जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का ये सामने लाया गया। तो याद रखिएगा सेपरेट इलेक्टोरेट का हम लोग को कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर देखने को मिला, राइट, इस जगह पर। ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर। इसमें मुस्लिम मेंबर जो है वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि मुस्लिम मेंबर जो है उन्हें सिर्फ मुस्लिम ही जो है वो चूज करेंगे, राइट, वोट डालेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है, मतलब कि ये वाली चीज भी पूछी जा सकती है कि बताओ किस पर्टिकुलर कानून ने, किस एक्ट ने लीगलाइज कर दिया था कम्युनलिज्म को, राइट, क्योंकि कम्युनिटी वोट डाल रही है, तो कम्युनलिज्म को किस एक्ट के द्वारा लीगलाइज किया गया था, तो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हमें देखने को मिला था, इसके थ्रू जो है ये किया गया था। और देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है बताओ, तो ये आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड मिंटो। तो ये पहले भी क्वेश्चन जो है वो इनसे रिलेटेड पूछा जा चुका है कि लॉर्ड मिंटो जो है वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बन गए थे। और एक और चीज करी थी इन्होंने कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को मिला था जमींदार्स का,
राइट, इनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड किया था, जमींदार को, राइट, और इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट, यूनिवर्सिटी, राइट, तो इनके लिए एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया था। जैसे कि हमारे यहाँ पर आज की डेट में राज्यसभा के अंदर हम लोग नहीं देखते कि अलग अलग फील्ड से लोग जो है वो आकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही उसी टाइप का कुछ ये इन्होंने शुरू कर दिया था यहाँ पर मॉडलमेंटो रिफॉर्म में। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि मॉडलमेंटो रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मेजोरिटी ऑफ चीज हमने इसी से जो है वो ली हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो सेलियंट फीचर्स हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, तो इसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्ट जो है गाइस, ऑल इंडिया फेडरेशन एक्ट ने इस्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया फेडरेशन, बट ये कभी भी लागू नहीं हो पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कभी लागू हुआ था, तो नहीं हुआ था, राइट, क्योंकि क्यों नहीं हुआ था उसकी वजह क्या है, तो प्रिंसली स्टेट्स ने इसे ज्वाइन नहीं किया था, और पहली बार ये ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश करने वाला ये कानून हम लोग को देखने को मिला था, ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश करने वाला, कि पूरे जितने भी हमारी कंट्री के अंदर जैसे कि प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, राइट, और जितने भी हमारी कंट्री के अंदर प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं, तो वो सब साथ में मिलकर जो है वो एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोनेंट पे एक साथ रहने वाले हैं। तो इस तरीके की चीज हुई थी कुछ, बट जो है वो ये कभी भी लागू हो नहीं पाई। द रीजन बीइंग इज क्योंकि हमने बात करी प्रिंसली स्टेट्स ने जो है वो इसे ज्वाइन नहीं किया था, राइट। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना। इस एक्ट ने डिवाइड कर दी थी पावर्स सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, तो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में पावर जो है वो डिवाइड हुई थी, तो सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिला था। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप 7th शेड्यूल देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपको जो दिखाई देगी, तो इसमें क्या है कि अलग अलग पावर जो है वो दे रखी है, सेंटर को अलग, स्टेट को अलग, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है, राइट। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर देखने को मिला था। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इस समय ये 3 लिस्ट हुआ करती थी, फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए, और हुआ करती थी प्रोविंशियल लिस्ट, और हम लोग को कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती थी, वो चीज जो मैंने भी आपको बताई, राइट। और रेसिडुअल पावर जो थी वो किसके पास थी, वाइस रॉय के पास। अब ये रेसिडुअल पावर क्या होती है, तो इन लिस्ट में जो मौजूद जो सब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, उसके बाहर के कोई भी सब्जेक्ट ने तो वो रेसिडुअरी पावर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो वो वाइस रॉय के हाथ में थी, रेसिडुअल पावर वाइस रॉय के हाथ में। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसने बेसिकली प्रोविंशियल डायरकी को हटा दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं डायरकी का मतलब क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आप जब कवर करेंगे तो आपको ये डायरकी के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। और इसके बारे में मैंने आपको बताया ना कि पूरे एक्ट जो है, मतलब ब्रिटेन ने जो भी एक्ट, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पर कवर किए हुए हैं एक सेपरेट वीडियो पर, करीब 1 आधी घंटे का वीडियो है वो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो चाहो तो इसको जरूर कवर कर लेना, अगर ना मिले लिंक तो टेलीग्राम के ग्रुप पे लिंक मांग लेना, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। चलो ये वाली चीज आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, तो इसको पहले कवर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने 1, 2, 3 और ये 4 चीज हम लोगों ने इसके फीचर्स के बारे में अभी देखा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसने बाय कैमरलिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया था 1935 के एक्ट ने। बाय कैमरलिज्म का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा हमें देखने को मिल रही है ना, 2 हाउसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और आपको पता है कि कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी में होती है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर हम लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, यानी कि 2 हम लोग को ये देखने को मिलते हैं। तो 6 प्रोविंसेस के अंदर बाय कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया था इन्होंने, और इसने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, जैसे कि हमने बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था 1909 के मॉडलमेंटो रिफॉर्म के बारे में हमने बात करी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि मुस्लिम्स को, मुस्लिम वोटर्स जो है वो मुस्लिम अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे, राइट। तो इसने क्या लीगलाइज कर दिया था, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया था 1909 के मॉडलमेंटो रिफॉर्म ने। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया था, इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब अब सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि और भी शेड्यूल कास्ट, वुमेन, लेबर इसके अंदर शामिल कर दिए गए थे, राइट। तो यह चीज हमें देखने को मिली थी। और इसके अलावा अब इस समय वोटिंग राइट्स जो है वो दे दी गई थी 10% जनता को, हमारी कंट्री की 10% लगभग जनता को जो है वो वोटिंग राइट्स जो है वो मिल गई थी, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज को इसने बढ़ा दिया था। इवन अब देखो 1935 का पीरियड है, और हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कल के लाइव सेशन में डिस्कस किया था, आरबीआई के बारे में, राइट, कि आरबीआई के बारे में पूरी चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, राइट। तो आपको याद आ रहा होगा 1935 में आरबीआई इंट्रोड्यूस हुई थी, कलकत्ता के अंदर हमें देखने को मिली थी कि इनिशियली आरबीआई थी, और कलकत्ता के बाद आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि कलकत्ता के बाद
आरबीआई को कहां पर शिफ्ट किया गया और कौन से ईयर पर शिफ्ट किया गया, राइट, कौन सी जगह पर, कौन सी सिटी में कलकत्ता के बाद आरबीआई शिफ्ट हुई और कौन से ईयर में शिफ्ट हुई। और आरबीआई की प्रिंसिपल बेंचेस जो है, या फिर आप कह सकते हो कि जो बोर्ड्स हैं, लोकल बोर्ड्स, वो कहाँ पर सेटअप है, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, राइट। और तो इसने आरबीआई को जो है वो 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने आरबीआई को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। इसने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्वेश्चन आ सकता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इवन इन्होंने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और फिर इवन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी इन्होंने बात करी थी। तो याद रखना कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू जो है वो लाने की बात की गई, तो आपको ये वाला एक्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, राइट। इसने ये भी बोला कि फेडरल कोर्ट जो है, फेडरल कोर्ट, राइट, 1937 में सेटअप की जाएगी, तो ये वाली चीज भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने मेंशन करी थी। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो कि आप लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड तो क्लियरली पता होनी चाहिए, राइट, होनी ही चाहिए क्लियरली, ठीक है। तो चलो फिर इसी के साथ आज मैं कंक्लूड करता हूं। आज सिर्फ इतने टॉपिक्स हैं और मैं आपको अभी तो नहीं, इनिशियली तो नहीं, बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा मैं आपको रेगुलर बेसिस पर जो है ये पूरे टॉपिक्स जो है वो लेकर आता जाऊंगा। होपफुली आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन हिट करिएगा और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता दीजिएगा कि ये वाली क्लास में कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, राइट। तो जरूर बता दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं, आप जिस प्रकार से बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, चलूंगा। अगर आप मना करते हैं तो नहीं करते हैं, और अगर आप एक्साइटेड है कि हाँ सर करवा दो, एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो फिर बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको करवाता रहूंगा, राइट। रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लास आने वाले समय में शुरू हो जाएंगे। अभी इनिशियली हम लोग कुछ कुछ समय पर जो है ये वाली क्लास कंडक्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट। और देखिए मैं कमिट करता हूं, अगर आप अप्रूव करते हैं तो 1000 टॉपिक्स तो मिनिमम आपके मैं कवर कराऊंगा, मिनिमम 1000 टॉपिक्स तो आपके कवर होंगे ही होंगे। और जिस डेप्थ में आज हमने पढ़ा है उसी तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाए, राइट। और जो चीज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपकी, उनसे रिलेटेड जनरल स्टडीज में क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं जानते, पहली बार जुड़े हैं, तो करंट अफेयर्स की हमारी रेगुलरली फ्री क्लास होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर करंट अफेयर्स के चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी, और उस करंट अफेयर्स के चैनल की किसी भी वीडियो पर जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख लेना, वहां पर प्रूफ आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा, प्रूफ आपको मिल जाएंगे कि मैंने जो यूपीएससी 2020 में जो तैयारी करवाई थी स्टूडेंट्स की, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। जैसे पंजाब पीसीएस, यूपी पीसीएस, तो और भी काफी सारे, और कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज के तो मैं बना नहीं पाया, इतना टाइम मिलता नहीं है क्योंकि आप लोग के लिए ये सब कंटेंट क्रिएट करने में बिजी रहता हूँ, राइट। तो वो ये कि मैं जो आपकी तैयारी कराता हूँ यहाँ पर परफेक्ट डायरेक्शन पर करवाता हूँ। अगर आपको मेरी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप हो रही है, तो आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो करिए और मन लगा के तैयारी करिए। ये फोकस है कि तैयारी जो है वो आपको करनी है मन लगाकर, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बिना कोई डिस्टर्बेंस के, राइट। मन लगा के तैयारी करो और बता देना मुझे कि ये इनिशिएटिव मैं कंटिन्यू करूं तो रखूंगा, वरना फिर अपन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट।